This call is now being recorded. चलो मेरा बेटा, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है iron plus 2 and iron plus 3 ions are able to form a variety of complexes with different species. बेटा याद रख लेना, जो ट्रांजिशन मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है. कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल जब भी लिगेंड के साथ मिलते हैं तो लिगेंड उनके साथ मिलकर एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है डेडी बॉन्ड के साथ. ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स. क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है बेटा? यस सर. यस सर. तो भाई सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए और लिगेंड होना चाहिए. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. तो अब इसकी एक मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ रहा है. ठीक है, तो आप लिखेंगे अ मॉलिक्यूल that consist of a central metal atom or ion coordinate bonded to one or more ligands. बेटे बात समझ आ रही है? यस सर. अच्छा जी, अब अगला आपको दे रहा है कि ये टेबल आपको दे रहा है, आपको इसे कंप्लीट करना है. ठीक है बेटा, कोई क्लास में आए तो उसको क्लास में ले लेंगे. ठीक है. जी सर. अच्छा, अब आप ये देखें, इसका ये आपके पास दिया हुआ है आयरन अमोनिया लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. बताइए अमोनिया मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है? मोनोडेंटेड. सर मोनोडेंटेड. मोनोडेंटेड है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये Fe आ जाएगा, NH3 6 आ जाएंगे, ये न्यूट्रल है, और चार्ज +2 है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा. ठीक है बेटा. यस सर. तो ये इसका Yes, sir. कंपाउंड, ये इसका कंपाउंड आ गया. +2 चार्ज आ जाएगा इस पर. अच्छा, अब ये कह रहा है F. सर ये भी आयरन +2 है. ये भी Fe+2 है. कैसे मालूम चला Fe+2 है? ये देखिएगा, Fe4Cl इज इक्वल टू -2, Fe -4 इज इक्वल टू -2, सो Fe इज इक्वल टू +2. इस तरह मालूम चला Fe+2 है. आइए जी करते हैं. जी देखें, Fe +3En इज इक्वल टू +3. बेटा En पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो Fe+3 आ गया, इसलिए आपको आ गया Fe3+. बताइए क्लोरीन लिगेंड है ना बी वाले में, F वाले में, तो क्लोरीन जी, सर. माइनस, आपने माइनस लिखना पड़ेगा, लिगेंड माइनस है ना, या क्लोरीन, Yes, खाली क्लोरीन भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन जो टेक्निकली सही है वो क्लोरीन माइनस होना चाहिए. अच्छा बताइए, क्लोरीन मोनोडेंटेड है ना, जी सर. यस सर. तो मोनोडेंटेड. 1 × 4 इज इक्वल टू 4. 4. बताएं इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेड है ना, जी सर. जी, सर. बाइडेंटेड. तो 2 × 3 इज 6 आ गया. चलिए हसन, आपको कोई बात समझ में ना आए मुझे फौरन बोलना. अगला क्वेश्चन है, जी सर. कंप्लीट फिगर 5.3.1 टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. देखिए आपने ये एनर्जी लेवल बनाना है डी ऑर्बिटल. ये आ गए आपके डी ऑर्बिटल 1 2
3 4, ये आ गए 5 डी ऑर्बिटल आपने लिख लिए, ठीक है। बताइए पांचों की एनर्जी सेम है कि डिफरेंट है? Same. तो इसे कहेंगे आप डी जेनरेटेड डी ऑर्बिटल। बताइए टेट्राहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल? Tetra. टेट्रा बड़ा होता है या ऑक्टा? ऑक्टा। ऑक्टा बड़ा होता है, तो टेट्रा का छोटा नंबर होगा यानी 2 3। बोले मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर, सही कह रहे हैं। क्या दोबारा बोलिएगा बेटा? 32 नहीं होगा? देखें, एक होता है 23, एक होता है 32। बताएं 23 बड़ा है या 32 बड़ा है? 32 बार है। 32 बड़ा है, तो टेट्रा छोटा होता है, तो 32 करेक्ट होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। Yes, sir. मैंने कहा था दो नंबर होते हैं 23 और 32। बताइए 32 बड़ा है 23? 32. 32 के लिए छोटा होगा, छोटा टेट्रा है, तो 32 सही है। थ्री टू आपने बना लिया, ठीक है। अब डेफिनेटली ये कौन सा होगा? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। ये क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। और इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा बेटा? Delta. डेल्टा ई। सर एक बात बताएं, हाँ मेरा बेटा। dxy dxz होता है ये, मतलब मैं बस पूछ रही हूँ, ये हम नीचे वाले ऑर्बिटल्स को क्यों नहीं बोलते? लाइक ये तो लोअर साइड पे होते हैं ना, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को क्यों नहीं कहते? नहीं बेटा, जब ये टूट जाते हैं ना तो 3 और 2 में टूटते हैं, ठीक है। तो बताइए स्क्वायर वाले 3 होते हैं या मल्टीप्लाई वाले 3 होते हैं? मल्टीप्लाई वाले। इसलिए मल्टीप्लाई वाले ऊपर 3 आ गए, नीचे 2 आ गए। सही सर, ठीक। देखिए, चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन है। आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और इनकी के स्टेबिलिटी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको कलर भी बताए हुए, सब कुछ बताया हुआ है। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन कलर ऑफ द टू कॉम्प्लेक्सेस FeH2O6 3+ एंड FeH2O5। ठीक है जी, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द कलर, ठीक है। अच्छा इधर है, ये देखिए इसकी बात कर रहा है, किन दो की बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है इसकी, और वो बात कर रहा है इसकी। पता है इन दोनों में क्या लिगेंड डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। डिफरेंट लिगेंड है, ठीक है। तो अच्छा, क्या इनकी के स्टेबिलिटी का कलर का कोई ताल्लुक होता है के स्टेबिलिटी से? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता। तो अब आप मुझे बताइए क्या रीजन लिखना चाहिए मुझे? सर वो एक तो ऑब्जर्व कर कॉम्प्लीमेंट्री टू एब्जॉर्ब कर, और डेल्टा ई के अंदर भी डिफरेंस होगा तो। ठीक है, तो इसके 2 मार्क्स हैं। बोलो बेटा क्या क्या लिखना चाहिए? हसन आप भी बोले, गलत सलत जो पढ़ना है बोले। एनर्जी लेवल ना नॉन डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डिफरेंट होने की वजह से कलर डिफरेंट नजर आते हैं। नॉन डी जनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए कलर नजर आते हैं। ये तो एक आधा इनकम्प्लीट सा आंसर लग रहा है। हाँ डेल्टा डेल्टा ई की डिफरेंस होता है, मैं मान रहा हूँ डेल्टा ई का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब उसके डिफरेंस होने की वजह से क्या ऐसा वजह होता है ये बता दें। सर डेल्टा ई का मतलब है फोटोन की एनर्जी, तो डेल्टा ई जब डिफरेंट होगा तो डिफरेंट फोटोन एब्जॉर्ब होगा ना उस स्पेसिफिक एनर्जी का। ठीक है, डिफरेंट फोटोन की डिफरेंट एनर्जी होती है, मैंने ये बात मान ली आपकी, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन में, तो उसके हिसाब से डिफरेंट कलर्स आएंगे एनर्जी के। मोमल आपका आंसर नहीं आ रहा बेटा। सर चार्ज ऑन लिगेंड। चार्ज ऑन लिगेंड, देखिए याद रखिएगा कलर का जो रीजन है ना वो डेल्टा ई से डिपेंड करता है, ठीक है। और डेल्टा ई डिपेंड करता है चार्ज पे, मेटल की नेचर पे, मेटल की चार्ज पे, लिगेंड की नेचर पे।
क्या आपको Okay, मेरी बात sir. समझ आ रही है? जी जी सर। जी। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे क्या दोनों में लिगेंड सेम है? नो सर। No, sir. तो डेफिनेटली एक रीजन लिगेंड का भी हो सकता है, ठीक है। एक रीजन डेफिनेटली रीजन जो है वो लिगेंड का भी हो सकता है। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? जी तो सर। पहले लिखेंगे both have different ligand and different number of ligand. Different number of ligand. जहरा, बात समझ आ रही है आपको बेटा? Sir, different number of ligand कैसे हो सकता है? वो तो दोनों में 6 है ना? नहीं, पानी जैसे पानी है, उधर 6 है, इधर 5 है। सही। लाइक वाटर, ठीक है, उसमें 6 है, उसमें 6 है। ऐसे ही है ना बेटा? जी सर। अच्छा, ड्यू टू different ligand orbital splitting energy is different. Orbital splitting energy यानी डेल्टा ई इज डिफरेंट। ऐसी है ना बेटा? यस सर। Yes, sir. उसके बाद एक जुमला लिखेंगे, डेल्टा ई corresponds to different wavelengths in the visible region. बिल्कुल सही है बेटा। इसकी वजह से violet और red different color. बिल्कुल सही है। कॉरिस्पॉन्ड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, लास्ट पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिख लें, ऑब्जर्व्ड। बेटा लाइन के नीचे लिखना नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा डिटेल में ऊपर आंसर लिख दिया ना, इसलिए ऑब्जर्व कलर Complementary to absorb. एग्जैक्टली इज कॉम्प्लीमेंट्री color of absorbed light। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। बेटे बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन लिखनी केस स्टेबिलिटी इसकी, बताएं कैसे लिखेंगे? पहले इक्वेशन बनाएंगे या डायरेक्ट लिख देंगे? सर पहले इक्वेशन बनाएंगे। पहले अपने पास रफ में इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो केस स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होती है? बस आप क्वेश्चन रिपीट कर प्रोडक्ट सकते अपॉन हैं? रिएक्टेंट होता है। Product upon reactant होगा ना? प्रोडक्ट अमाउंट रिएक्टेंट तो होता है। तो बताइए ये प्रोडक्ट में होगा या इसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट में होंगे? सर ये प्रोडक्ट में होगा। प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, वैसे ये जिसका प्रोडक्ट में होना चाहिए। प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट में होगा, यानी कि आप लिखेंगे FeH2O5SCN2+। अब ये किससे मिलके बना है? ये डेफिनेटली FeH2O। अब तो ये ऊपर इक्वेशन देखनी पड़ेगी, ऊपर तो लिखी है नहीं लिखी है?
इसमें भी नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसमें नहीं लिखी हुई बेटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम अगर हम ये 5 लिखते हैं और SCN से करा देते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। इसकी वैलेंसी है +3, तो डेफिनेटली SCN पे -1 होगा चार्ज। अच्छा, आयरन कौन सा था, इस आयरन पे कौन सा चार्ज था, प्लस, इस आयरन पे कौन सा चार्ज था, पता नहीं कितना, कौन सा था, हाँ +2 चार्ज है। अबे मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? जी सर आ रही जी है। जी सर। सर। देखो SCN पे -1 चार्ज होता है और टोटल +1, तो Fe+3 है, तो Fe+3 का मतलब है इस पे +3 चार्ज होगा। यस सर सर। वो आपने ठीक है, H2O5 क्यों लिखा है, 6 होना चाहिए ना? 6 क्यों होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो बाकी का पानी कहाँ चला गया, ये नहीं पता चला। सर तो एक मतलब हमेशा जब हम बनाते हैं तो हम FeH मतलब कोई भी मेटल होता है हम H2O6 डालते हैं और फिर बाद में पानी निकल जाता है जिसको हम इक्वेशन में नहीं लेते हैं, यही करते हैं ना गलत। अगर आप इस बात को मानेंगी तो अगर आप यहाँ +3 लिखते हैं तो फिर आप एक एक पानी का बाहर निकालेंगे है, जी मतलब कह रही हूँ, मतलब नहीं क्या निकाल कह रही सकते, दोबारा बोलिएगा। तो कह रही हैं ऐसा नहीं निकाल सकते कुछ। अगर आप 6 पानी लेती हैं, ठीक है, जी तो भी मेरा नहीं ख्याल है कि ये गलत होगा। आइए पहले इसको लिख लेते हैं फिर उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर नीचे क्यों ऐसा किया हुआ है इसने, देखें, आप मेरी बात समझ रही हैं बेटे? जी सर जी। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। सर तो मतलब मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है कि गलत है? वो भी सही है, 6 से भी बना देंगे। तो हम वो बाहर जो पानी निकलता है उसको इंक्लूड नहीं करते ना सर फेस टाइप? अगर वो वाटर लिक्विड स्टेट में तो नहीं करेंगे, सही। ओरिजिनल शक्ल में नहीं करते। जी सर। अबे भाई कहाँ चले गए तुम लोग, क्यों नहीं समझ आ रही जी बात? सर समझ आ रही है। भाई केस स्टेबिलिटी में देखें, अभी बड़ा किसी ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया था कि अगर उसको करेंगे तो फिर वाटर को क्यों नहीं कर रहे। नहीं आ रही बात समझ में? सर आ रही आ रही। हाँ सर आ रही है कि स्टेबिलिटी में वाटर ऐड नहीं करते ना फ्रीजर में। आइए मैं इसकी पूरी इक्वेशन आपको प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाता हूँ, दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखे, ये मैंने मिटाया, ये देखें, अब गौर से देखिएगा मैं किस तरह से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, इक्वेशन है FeH2O6 3+ एक्वियस, बेटा रिएक्ट करेंगे SCN माइनस एक्वियस से, रिवर्सिबली आपसे क्या बनेगा, यही सब कुछ दोबारा बन जाएगा। दोबारा बनाएंगे इसको लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन के साथ, एक पानी निकल गया, एक पानी निकल गया, ये 5 आ गया, ये SCN आ गया, चार्ज आ जाएगा +2। बेटा गौर से सुनना मेरी बात बेटा, जरा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। सर हाँ बेटा। सर आपने SCN को ही अलग क्यों लिखा, आप वाटर को भी तो अलग लिख सकते थे। लेकिन उसने कहा है मुझे, अभी आप गौर से देखें मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है।
आप सिर्फ थोड़ी सी देर मुझे देखें, मैं करके आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये हो गया +2। ज़हरा यही है ना बेटा, आप यही कह रही थी ना? जी सर, और एक पानी निकालना है। अच्छा, अब ये है कि आप एक पानी निकाल दें आप, प्लस H2O लिक्विड। तो के स्टेबिलिटी के अंदर सब कुछ आता है सिवाय प्योर के। पानी प्योर है इस वक्त, तो लिहाजा प्योर वाला वाटर नहीं आएगा। अगर ये एक्वियस होता तो आ जाता। तो क्या चीज बन जाएगी? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, FeH2O5 HCN +2 अंदर आया, FeH2O 6 + 3 बाहर आया, अंदर ही आता है। फिर आ जाएगा HCN-। बोलो बेटा, यही कह रहे थे ना? अब बोलना बेटा, आप क्या कह रही थी मेरा बच्चा मोमल? जी सर, समझ आ गया मुझे। ठीक है बेटे, तो ये इसकी के स्टेबिलिटी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन आ गई। हाँ बेटा बोले। अच्छा, अगर इसमें 5 लेते तो फिर वो गलत होता है या फिर वो भी सही होता? क्या 5? दोबारा बोलिएगा, क्या 5? सर अगर H2O 5 लेते जैसे आप पहले कर रहे थे। अब 5 ले लें, कोई मसला नहीं होगा। तो फिर हो क्या रहा है? फिर रिएक्शन क्या हो रहा है? सिर्फ HCN ऐड हो रहा है। जी सर। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 थे अब 6 हो गए अचानक? तो 6 पानी पहले क्यों नहीं थे? वो सवाल ही पूछ सकता है ना। तो ये ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैंने फौरन चेंज कर दिया। ओके सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ जी कि सर। पहले 5 लिगेंड थे, फिर अचानक 6 हो गए? हाँ, यहां आप कह सकते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। चलिए, अब आपसे कह रहा है इसकी Kc की वैल्यू निकालें। तो अब आप ऊपर देखेंगे, Kc की वैल्यू के लिए आपको के स्टेबिलिटी गिवन है, आपको के स्टेबिलिटी गिवन है बेटा। तो आप मुझे बताएं, इसका Kc प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा? जी सर। तो इसकी वैल्यू क्या है फ्लोरीन वाले की? 2.4 इंटू 10⁵ है। यस बोलो सर। बेटा। तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁵ और इस वाले की कितनी वैल्यू है? 1.4 इंटू 10⁵2। बोलो बेटा क्या आएगा? सर वैसे जो हम ऐसे वाले सवाल करते थे तो हम ये होता था ना, वैसे 2 इक्वेशन होती थी, हम देखते थे कि किस तक इसका रिएक्टेंट सेम साइड आ रहा है तो फिर इसको मल्टीप्लाई में डाल दो। बेटा वो तो होता था इन टर्म ऑफ के स्टेबिलिटी 1 and 2। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना, तो हम तो डायरेक्ट लिख लेंगे। इजी। जी सर। इसमें तो हमें कोई वही मसला ही नहीं होगा। बोले क्या आंसर आ रहा है बेटा? अच्छा, इसका आंसर 1.7 × 10⁻³ 1.7 इंटू 10। बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। अच्छा 1.71 1.7 1 1 इंटू 10⁻³ 3। इसकी यूनिट तो कुछ भी नहीं होगी ना। HCN की वैल्यू पता है आपको, ना फ्लोराइड की पता है। ठीक है जी, ये भी हो गया। जहरा, आपको मेरी बात समझ आई है? कोई और तरीका से कराऊं क्या? नहीं सर, वो मैंने दूसरी तरीके से किया था इसलिए पूछ रही थी सर। आपने कैसे किया था? मैंने अजीब लंबी की थी, मैंने वो जो FeH2O5 F है ना, उसकी मैंने अलग इक्वेशन निकाली, फिर जो आपने तरीका बताया था ना 2 इक्वेशन वाला, वो निकाल हाँ, के सेम ही किया है, बस लंबा कर दिया। लेकिन अगर अगर वो होता है इन टर्म ऑफ के स्टेबिलिटी 1 and 2, फिर तो वही तरीका करते हैं। सर ये एक दफा वापस रिपीट कर देंगे? बताओ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना केसिंग। जी। तो भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू डाल दी,
सही है सही है। और तो कुछ किया नहीं। A few सही drop of KF बात are है। added to a solution of FeH2O followed by a few drop of KSCN। अच्छा, अब आपने क्या करना है, गौर से देखिएगा। ये आपके पास बीकर है, बीकर के अंदर आपने डाल दिया KF, इसके अंदर डाल दिया आपने FeH2O6, इसके बाद आपने डाल दिया KCN। अब आपके पास 2 लिगेंड हो गए। बोलो बेटा, 2 लिगेंड हो गए ना। जी सर। बताओ, फ्लोरीन रिएक्ट करेगा या HCN? किसकी K स्टेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर तो कलरलेस होना चाहिए। अच्छा, FeH2O का कलर क्या है? वायलेट। वायलेट तो कलरलेस नहीं होना चाहिए। यस सर सर। यस सर। बोलो बेटा, ऐसे ही होना चाहिए ना। मतलब सर अगर जैसे पहले वॉयलेट होगा क्योंकि इनिशियल तो यही कलर है, फिर वो कलरलेस मतलब अब मेरी बात कि सुने, इसकी मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। बताइए, इसका कलर वॉयलेट है। जी जी बताइए, फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, HCN रिएक्ट करेगा, किसकी की स्टेबिलिटी ज्यादा है? फ्लोरीन तो फ्लोरीन के साथ कौन सा कलर आ रहा है? कलरलेस। तो वॉयलेट कलर डीकलराइजेस। सर तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ना, फिर फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स, तो हम ये बोलेंगे ना कलरलेस रिमेन्स कलरलेस। ठीक है, अगर आप वो ये कह रहा है कि देखें, पहली चीज तो वॉयलेट कलर है, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। वॉयलेट कलर decolorizes when KF is added in FeH2O6। बताएं, यही बनेगा ना। जी सर। तो अब आप मुझे बताएं, अब आपके पास ये नहीं रहा, अब आपके पास ये बन गया है ना। तो बेटा, ये क्यों बनेगा? जी सर सही बात है। क्या HCN फ्लोरीन को हटा के बनाएगा? नहीं कर सकते। वो तो नहीं बना सकता, एक वक्त में एक ही कलर बनाएगा ना। जहरा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ऊपर आ गया। मोमल, आप बताइए, क्या क्या ये कलर चेंज और होगा? नो सर। बेटा, मसला ये है कि अगर हम कहें कि हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन इसने तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी ऊपर हमें। यस सर। अबे भाई, हमें तो ये मालूम ही नहीं है ना कि फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है या HCN। यस जहरा सर। जी बिल्कुल सर। सही कह रही है। जहरा, आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आ सकती सर। देखें, मुझे मालूम है HCN ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। थायोसाइनाइड है ना, एस का मतलब थायोसाइनाइड है। तो बेटा, जैसे ही आपने FeH2O6 के अंदर डाला, ठीक है, तो वो तो कलर चेंज हो जाएगा। अब यस सर। हमें तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है, हम अपनी केमिस्ट्री क्यों ठोके इसके अंदर? सो इनिशियली वायलेट कलर, और उसके बाद जैसे KF डालेंगे तो उसका कलर डीकलराइज हो जाएगा, 2 नंबर इसके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कह रहे हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड J K3Fe, ये लिखा है कंटेनर ग्रीन कॉम्प्लेक्स। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन कॉम्प्लेक्स है।
The value of X can be determined by titrating a sample of J with acidified MnO4. Equation भी given है. Write half equation of the oxidation of C2O24 and of the reduction of MnO4 ion. बेटा गौर से देखना, आपको ये नेट इक्वेशन दी है या रिडॉक्स दी हुई, क्या दी हुई है? Redox. टोटल दी हुई है ना, टोटल. जी सर. ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है. कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही है. जी सर. Yes. और ये MnO4 से है मैंटू. Mn+2 हो रही है. बताइए, इधर +7 है. जी सर. बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है? 5 electrons. क्या बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है. तो इधर आपने लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन. अब आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 4. 4 ऑक्सीजन है. 4 ऑक्सीजन है. तो राइट पे 4 वाटर लिख देंगे. बताइए कितने हाइड्रोजन हो गए राइट पे? 8. कितने हो गए बेटे? 8. 8 हो गए. तो इधर लिख लेंगे आप 8H पॉजिटिव. बोलो बेटा, ये चीज आपको समझ आ रही है? Sir? Yes. जी बेटा बोले. सर हमने 2O2 क्यों नहीं लिखा था 4 ऑक्सीजन की जगह राइट साइड पे? O2 क्यों लिखेंगे? पानी से बैलेंस करते हैं ना बेटे. ओके सर. जहरा, आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है बेटे? जी सर, आ गई सब आ गई. अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अब आप ये देखें, अब आपके पास ऊपर वाला हरा है, ठीक है? सर. हाँ बेटा बोले. सर हमें कैसे पता था कि हमें पानी से बैलेंस करना है? बेटा हमेशा ऑक्सीजन पानी से बैलेंस होता है. AS में पढ़ा था हमने, ठीक है? और हाइड्रोजन H पॉजिटिव से होते हैं. ओके सर. ठीक है. अच्छा मेरी अब एक बात सुनो गौर से, ठीक है? ये तुमने बता दिया. ऊपर देखो, ऊपर कितने कार्बन है? 2. ऊपर कार्बन है आपके पास 2, तो इधर 2 लगाना चाहिए. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर. जी सर. अच्छा अब अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया तो बताइए लेफ्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सर 2. 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नेगेटिव के, ठीक है? कार्बन तो +3 तो है. क्या बेटा दोबारा बोल रहा? सर एक कार्बन के ऊपर तो +3 आ रहा है ना. एक कार्बन पर +3 आ रहा है, कैसे? सर ऑक्सीजन पे टोटल -8 है, और तो मतलब कार्बन में +6 होगा ना, क्योंकि -2 का चार्ज है, और +6 डिवाइडेड बाय 2 तो इसमें +3 आएगा ना सर कार्बन. मेरी बात समझ नहीं रहे आप. आप मुझे बताइए कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है? जी जी सर, सर. दोनों बैलेंस. अगर आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे तो इक्वेशन खुद ब खुद बैलेंस नहीं हो रही है. यस सर. सर तो जैसा आपने नीचे किया इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकाल के, तो ऊपर हम उससे क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इधर गौर से देखें, इधर 1:2 का रेशियो है कार्बन इथेनोएट और इसके अंदर. हाँ. इसका मतलब है डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होना चाहिए, नंबर चेंज नहीं होगा. सही सर. इधर देखिए 1:1 का रेशियो है, तो 1:1 का नीचे भी है. जी सर. नीचे वाली इक्वेशन को आपने जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 5 से बैलेंस हो जाएगी. सही सही सर. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं. बोलो मेरे बच्चों, ये इक्वेशन समझ आ गई है? जी सर. मैंने किसी भी क्वेश्चन को जबरदस्ती सॉल्व नहीं किया है. किसी भी क्वेश्चन को मैंने जबरदस्ती सॉल्व नहीं किया है. हाजरा क्लास में हो बेटा? यस सर.
बेटा अच्छी तरह से करना, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब आ जाओ इसके न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है? अब ये कह रहे हैं बिल्कुल इस तरह का न्यूमेरिकल पहले भी आ चुका है। स्टूडेंट प्रिपेयर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ जे, ठीक है? तो मेरा बेटा इसके अंदर आपके पास है 0.1 ग्राम जे, ठीक है जी? अब ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट आइडियल सोल्यूशन विद केमनोफोर, उसने ब्यूरेट भरी है। इस ब्यूरेट में 0.02 मोल पर डीएम क्यूब KMnO4 लिया है और इसके अंदर जे लिया है। ब्यूरेट का वॉल्यूम आ रहा है 12.20। बताइए क्या आप KMnO4 के मोल निकाल सकते हैं? जी सर। चलिए, एक देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। मोल निकालो, एक नंबर सिक्योर करो। स्टेप 1, मोल ऑफ KMnO4, मोल इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाय 12.20 डिवाइडेड बाय 1000। बताइए क्या आंसर आएगा बेटा? सर 2.44 एक्सपोनेंट -4। 2.44 इंटू 10⁻⁻4 मोल ऑफ KMnO4। अब आ जाइए स्टेप 2 की तरफ। अब आ जाइए स्टेप 2 की तरफ। अब ये कह रहे हैं एज्यूम ऑल ऑफ द C2O4 आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है? बताइएगा मोल रेशियो कितना है इन दोनों में? 2:5 है बेटा? Yes, sir. 2:5 है ना? अब निकालेंगे मोल ऑफ C2O4 -2। इधर लिखा MnO4 रेशियो C2O4 -2। इधर आ जाएगा मेरा बच्चा 5, इधर आ जाएगा 2, ऐसा ही है? नहीं, 2 इधर है, 5 इधर है। 2.5 इधर लिखेंगे 2.44 इंटू 10⁻⁻4 इधर x। बोलो क्या आंसर आ जाएगा x का? सर बोलो बेटा। 6.1 एक्सपोनेंट -4। 6.1 आगे 0 0 इंटू 10⁻⁻4 -4। जी सर। मोल ऑफ C2O4 -2। ये आ गया आपका स्टेप 2। अब आ जाइए स्टेप 3 में। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है x की, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, इस पूरे कंपाउंड में कितने C2H4 हैं? C2O4 है 3। 3। अगले स्टेप में निकालेंगे आप स्टेप 3, मोल ऑफ K3FeC2O4 3-। बताइए कैसे निकालेंगे? 1:.XH2O। बताइए इसका 1:3 का रेशियो है ना? जी सर। तो इसका निकालना है। इसका दिया हुआ 6.10 इंटू 10⁻⁻4। नहीं, बोले बिल्कुल उसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड होता था तो उसमें OH पे 2 होता था तो हम OH के 2 मोल लिखते थे। बिल्कुल वही वाला जो मैंने कहा था ना, वो हमने करा हुआ है ऐसा सवाल। बस इन्होंने इसको चेंज करके वो लिख दिया, ऑक्सिलेट वो लिख दिया है, क्या नाम है, इथेन डाइओइक एसिड। सर 2.03 एक्सपोनेंट -4।
2.03 into 10⁻⁻⁴ 4 जी मोल ऑफ सॉल्ट लिख लेता हूं, ठीक है। सर ये सॉल्ट है, रेशियो C2O4। अच्छा जी, अब ये कर लिया, और क्या दिया हुआ है आपको? सर सर आपको कैसे पता ये 1:3 का रेशियो है? अच्छा, मुझे बताइए, ये पूरा सॉल्ट दिख रहा है आपको? ये पूरा सॉल्ट है, ये पूरा सॉल्ट दिख रहा है आपको, ये वाला? जी सर। इस पूरे सॉल्ट के अंदर कितने हैं C2O4? सर 3। तो 1:3 का ही रेशियो हुआ ना? सही है, समझ आ गया। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर, ये जो है, ये इसके अंदर पानी भी है ना? तो हम एक चालाकी करते हैं, इसमें से पानी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एनहाइड्रस, मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। अब हम करेंगे हाइड्रस सॉल्ट। पहले एनहाइड्रस का हम मास निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टेप 4, मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, ये 0.1 से कम आना चाहिए। टोटल मास 0.1 है ना बेटा? सर एक बात बताना, वैसे ही पूछ रही हूँ, अगर हम इसको हाँ मेरा बेटा। सबका मोल कंसीडर करें, पूरे कॉम्प्लेक्स को 0.1 से डिवाइड करते हैं, तो टोटल का एमआर देगा ना फिर? हाँ बेटा, लेकिन हम टोटल का एमआर अभी निकाल नहीं सकते ना, हमें पानी का मालूम ही नहीं है कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। हाँ, सर बगैर वाटर का हम निकाल सकते हैं। टोटल एमआर अगर पता चल गया पूरे कंपाउंड का, तो फिर K3 Fe इन सब के एमआर से माइनस करके हम डिवाइडेड बाय 18 करके x निकाल सकते हैं ना सर? ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आपको याद है आपने ओ लेवल में और एएस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाला था? मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं पहले हाइड्रस के निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा, वाटर के मोल निकालूंगा, वाटर के मोल को 18 से डिवाइड करूंगा, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए, इसका एमआर निकालें आप पहले, ठीक है। इसका एमआर निकालें, इसका एमआर, एमआर ऑफ K3। सर एमआर गिवन है गिवन है, कितना है बेटा? 437। 437.1, ठीक है। तो ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल। तो एमआर दिया हुआ है 4, क्या दोबारा बोलना, कितना था बेटा? 437.1, राइट। इसके मोल कितने दिए हुए? 2.03 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो कितना आ रहा है बेटा? 0.08889। 88 आ रहा है, 2 से 9 कर देंगे। 887 887 कर देते हैं, 89 ग्राम, ठीक है मेरा बेटा। अब अगला करेंगे हम मास ऑफ वाटर। स्टेप 5, मास ऑफ वाटर। तो लिखेंगे H2O इज इक्वल टू हाइड्रस माइनस एनहाइड्रस। तो बेटा हाइड्रस है 0.10, एनहाइड्रस है 0.089। बताना बेटा क्या आ रहा है? 0.011। 0.011 ग्राम। अब तुम्हें याद होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला का तरीका, ठीक है। ये आ गया आपका सॉल्ट, और ये आ जाएगा वाटर। ये स्टेप 6 है।
सॉल्ट का मास कितना दिया हुआ था बेटा? बेटा सॉल्ट का मास कितना निकाला था? एनहाइड्रस या एनहाइड्रस 0.08। 0.089। ये तो ये ग्राम निकाला था ना आपने? जी जी वाटर का था 0.011। क्या आपके पास सॉल्ट के मोल हैं? जी सर। तो तुम एक काम करो ना, पानी के मोल निकालो, फिर मोल रेशियो कर लो, बजाय इतना लंबा करने के ना। स्टेप 6 कर लेते हैं, मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर 0.011 डिवाइड बाई 18, बताओ कितना आएगा? 6.11 एक्सपोनेंट -4। -4 जी सर। मोल ऑफ वाटर। अब आप क्या करोगे, मोल लिखोगे, डायरेक्ट मोल, काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट के मोल थे 2.03 इंटू 10⁻⁻⁴। वाटर के मोल थे 6.11 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो इन दोनों में से कौन छोटा है? 2.03। आपने रेशियो ले लिया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इधर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। ओ, वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। बेटा ये देख लो अच्छी तरह से, जो नहीं है मुझसे पूछ लो। सर और जूम आउट करके क्वेश्चन भी दिखा दें। पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा। मैं ये जैसे कंप्लीट होता है, मैं आज पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। जितना चिल होके बैठे हुए हैं ना सब, उतना चिल होना नहीं चाहिए, मेरा अपना इरादा वो है। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक से आ रहा है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बताइए, बेस पूछ रहा है, बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर बेस, है ना बेटा? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर इज बेस। तो बताइए इन सब में से, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना बेटा? जी सर। तो वीक हो गया। और तो ये एक अच्छा बेस नहीं होगा, सबसे थका हुआ बेस होगा। अमोनिया तो मुझे मालूम है बीच में आ जाना है ना? Yes, sir. यस सर। और इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ज्यादा अच्छा डोनर है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है ना, वो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2NH2। और वीक आ जाएगा CH3 CH2 CONH2। अमाइड तो होते ही नहीं है, अमाइड तो होते ही नहीं है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसको एक्सप्लेन भी कर दो। ठीक है, 3 पॉइंट आपने एक लिख दिया, अब बाकी लिखने हैं। तो आप लिखेंगे अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। It increases the electron density of nitrogen। सर हम वो नेगेटिव वाला, जो नेगेटिविटी कम होती है उसकी आयन की, वो हम लोग एसिड में बताते हैं। हाँ, वो तो एसिड की बात है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अच्छा। बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस। Alkyl group is electron यस donating. सर। It increases the electron density of nitrogen. So power to donate electron lone pair increases due to electron donating plus I inductive effect।
डोनेशन एक पॉजिटिव चीज है, इसलिए प्लस आई फैक्ट कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइड, सॉरी नहीं, प्रोपेनामाइड सॉरी, प्रोपेनामाइड इज weakest base because it has electron withdrawing बेहतर तो ये है कि कार्बोनाइल ना लिखें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। It decreases electron density of nitrogen. So power to donate electron decreases, नेगेटिव आई इफेक्ट। मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया, मैंने ऊपर पूरा हो चुका था। सर जी बेटा बोले। सर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है ना? जी हाँ, डीलोकलाइज हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कितना लिखेंगे? देखें, ये देखें। जी सर। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है NH2। अब ये इसका इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो अब ये होगा, ये हाइड्रोजन ऊपर चले गया और यहाँ एक हाइड्रोजन बन गया, तो डीलोकलाइज हो गया ना? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही मसरूफ हो गया, बाहर तो गया ही नहीं। जी सर। ठीक है, मेरे ख्याल में इस पॉइंट को बजाय इसके लिखने के रिपीट हो रहा है, यही जुमला लिख देना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। यहां से हटाएं, ये तो ऊपर लिख दिया ना, यहां तक इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऊपर लिखेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर, या चाहे तो यूं लिख दें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दोनों सही है। ऊपर डायग्राम भी बनाई हुई है आपने, सही है सर, दोनों सब चीजें सही थी, 4 मार्क मिल चुके थे हमें। जी सर। जहरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बेटा अलीजा, आवाज आ रही है मेरी बेटा? आपको मेरी आ रही है? हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए के क्या चीज है, ठीक है? आइए मैं आपको बताता हूँ के क्या चीज है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये आ गया NH3, इसका OH इसके H से रिएक्ट करेगा और ये चीज बन जाएगी। देखिए कैसे, इसका ये आया और NH2 का ये आया। बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। यस सर। अब नीचे वाले पे आ जाए। नीचे वाले में क्या करा? KCN। हाँ बेटा बोलो। मैं कह रही थी उसकी हमने CH3 CH2 COCl भी तो हो सकता था ना सर? हाँ, ये भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बल्कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये बना लें, क्योंकि उसमें, लेकिन कैटलिस्ट तो दोनों में नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझिए, कैटलिस्ट तो दोनों में नहीं चाहिए। जी सर।
तो अगर आप Cl लिखते हैं वो भी सही है, गलत तो नहीं होगा। और अगर आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं अमाइड बनाने के लिए तो भी गलत नहीं होगा। बात समझ रही? आप Cl लिख दें, कोई मसला नहीं है। जी सर। अब देखिए इधर साइनाइड के साथ होगा रिएक्शन, तो ये बन जाएगा CH3 ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें दोनों तरफ आप रिडक्शन कर रही हैं, ठीक है। तो बताइए साइनाइड की रिडक्शन किससे करते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ना, यस क्योंकि एम एक जैसा है ना। अमाइड की भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे प्लस ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब जल्दी से बताइए कि के क्या लिखूं बेटा मैं? COOH भी सही है और CH3 CH2 COCl भी सही, असाइल क्लोराइड भी सही है। असाइल तो नहीं कहेंगे इसे, प्रोपेनॉइल क्लोराइड कहेंगे। L क्या चीज़ है बेटा? L CH3 CH2Cl। M क्या चीज़ है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। बेटा ये भी हो गया। नाउ C पार्ट। बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसमें डालेंगे आप एक्सेस एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस, अच्छा इसकी तीन, ये लिख भी रहा हाइड्रोलिसिस, तीन प्रोडक्ट बन रहे, देखें एक अमाइड ये रहा, अच्छा और कहीं एक अमाइड ये रहा, तो बेटा एक ये रहा प्रोडक्ट, एक ये रहा प्रोडक्ट, एक ये रहा प्रोडक्ट। देखें मैं एक वन बाय वन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें मैं यहां से एक प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, ये रहा, देखो बेटा एक ये रहा। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक H यहाँ लग जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ये रहा बेटा, आराम से बेटा, ये आ गया दूसरा वाला प्रोडक्ट। अब देखें इधर H लगेगा, इधर OH लगेगा। अच्छा उधर जब आपने NH ब्लॉक किया, इधर NH, तो इधर भी हाइड्रोजन लगेगा। अब आपके पास तीसरा स्ट्रक्चर ये रहा। ओ भाई तुम लोगों को समझ आ रही है? यस जी सर। सर। ये आ गया तीसरा। कार्बोनाइल के साथ हमेशा OH लगता है। सर एसिड हाइड्रोलिसिस है तो हम क्लोराइड लगाएंगे ना? एसिड हाइड्रोलिसिस में तो पानी लगता है ना भाई, क्या क्लोराइड कहाँ से आ गया? वाटर लगता है ना। बेस हाइड्रोलिसिस में सोडियम लगता है, NaO। जी जी सर। Cl थोड़ी लगता है, क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा या अमाइन बनेगा? चलो बेटा डी पार्ट पे आ जाओ। कंपाउंड P कैन बी सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसिस का क्वेश्चन है। बताओ स्टेप 1 में क्या चीज डाली होगी? रिडक्शन, रिडक्शन, टिन प्लस HCl, कंसंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड, बिल्कुल सही है। रिडक्शन। बोलो स्टेप 2 में क्या हुआ होगा?
सर ये वो वाला है ना कि वो जो अंडर प्रेशर जो करते थे। बताओ, 2 हाइड्रोजन चले गए और 2 मिथाइल आ गए, लिमिटेड अमोनिया वाला जो था। तो इसका मतलब नहीं, लिमिटेड सर अमोनिया तो में अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करते हैं एथेनॉल एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। यानी अमोनिया के साथ, हाँ वैसे ही हो सकता है। यानी अगर मैं इसके साथ डाल दूं CH3Cl, जी सर, यही है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन एल्केन। बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी एल्केन डाल दूंगा और ये इथेनॉल के अंदर होगा। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इन इथेनॉल हीट अंडर रिफ्लक्स। सर इस रिएक्शन का नाम क्या होगा स्टेप 2 का? बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ओके सर। और ये रिडक्शन है वाला, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, हाइड्रोजन जाके मिथाइल लग रहा है। यस सर। कुछ ना भी लिखे अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए असल में ये बेंजीन पे रिएक्शन नहीं हो रहा, CH3Cl का हो रहा है, Cl हट रहा है ना बेटा, जी और सर। नाइट्रोजन लग रहा है, यस सर। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बता सर अगर इसमें, नाइट्रोजन हाँ बोलो बेटा। अगर नाइट्रोजन भी रिमूव हो जाता है, लाइक नाइट्रोजन नहीं होता इस रिएक्शन के बाद, मतलब स्टेप 2 के बाद, स्टेप 2 के इसकी जगह, मतलब मिथाइल की जगह, मतलब नाइट्रोजन नहीं होता है इसकी जगह। नहीं, बेंजीन पे मिथाइल नहीं होता, ये कहना चाह रही है? यस सर। तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं होता, फिर क्या वो होता? दूसरा वाला तो डायोआज़ोटाइजेशन वाला होता है। नहीं, अभी हम स्टेप 2 की बात कर रही है ना। नहीं सर, मेरा मतलब कि जो CH3 आए नाइट्रोजन से अभी लगा हुआ है, अगर ये नाइट्रोजन भी रिमूव हो जाता है इस रिएक्शन में। नहीं तो फिर नाइट्रो नहीं होता शुरू में। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। देखिए स्टार्टिंग में नाइट्रो था, नाइट्रो से अमाइन बना, अमाइन रिएक्ट कर रहा है ना CH3Cl से। यस सर। अगर वो अमाइन ही नहीं होता, नाइट्रो भी नहीं होता, अभी कुछ भी नहीं होता, खाली मिथाइल बेंजीन होता, तो कहानी खत्म हो जाती। ओके सर। ठीक है, अच्छा आप KMnO4 डालें। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, बोलो KMnO4 में। उसके बाद में आप ये नहीं डालते अल्कलाइन 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 KMnO4/H पॉजिटिव। सर हाँ बेटा बोलो। स्टेप 2 में AlCl3 क्यों नहीं डलेगा? क्योंकि बेंजीन के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा भाई, बेंजीन के बाहर हो रहा है। ओके। ठीक है, चलो भाई अब ये हो गया। पूछो बेटा, कोई जो पूछना है पूछो। अब ये आपके पास ये बन गया COOH और नाइट्रोजन मिथाइल। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है, आप देखें एस्टर बन रहा है, तो डेफिनेटली ये अल्कोहल लगा होगा। यस सर। ये अल्कोहल लगा होगा। कंडेंसेशन इस रिएक्शन का नाम है। खुदा के लिए इसको एस्टरिफिकेशन नहीं कहा करो, कंडेंसेशन कहा करो। अच्छा जी, कंप्लीट द रिएक्शन है। ठीक है, बताओ दोनों में कितने का फर्क आ रहा है बेटा? स्टेप 1 के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने का फर्क आ रहा है? 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है ना? यस जी सर। जी 2 हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। मेरी बात गौर से सुनना भी, मैंने लिखा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ बनेगा C7H7NH2, ऐसा ही है ना बेटा? और ये जो दो पानी थे, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? पानी में। वाटर बना लेगा।
जैसे तुमने वाटर बनाया तो तुमने 2 चाहिए, ये 2 हो गए। अब बोलो हाइड्रोजन का कितने का फर्क आ रहा है? 2 का। 6 का फर्क आ रहा है ना? जी सर। तो यहाँ 6 आना चाहिए। बोलो बेटा, यहाँ मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। जहरा मेरी बात समझ आ रही है? गलत तो नहीं है कोई? जी सर। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं। बेटा बैलेंस है ना, दो तरफ देखना। जी सर। जी सर। बैलेंस है। चलिए अब ये कह रहे हैं कंप्लीट टेबल 4.1 टू गिव द डिटेल ऑफ ईच स्टेप सिंथेसिस। ठीक है जी। तो भाई पहले रिएजेंट में हमने डाला था टिन प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड हीट। दूसरे में हमने क्या डाला था? CH3Cl प्लस इथेनॉल। और क्या बना था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर हाँ बेटा। हमने तो इथेनॉल को डाला। क्या चीज बेटा? इथेनॉल। इथेनॉल इसलिए डाला हमने, अगर हम पानी डालेंगे तो फिर अल्कोहल बन जाएगा ना। ओके सर। अगर हमने पानी डाला तो CH3OH बन जाएगा, इसलिए इसको हमने इथेनॉल में डिसॉल्व किया। प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स। थर्ड में आपने डाला था अल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिड। ऑक्सीडेशन नाम है इसका। इसके बाद में आपने डाला था 1 2 3 4 5 CH3, 2 दफा CH3 है, फिर CH है, फिर CH2 है, फिर CH2OH है। कंडेंसेशन इसका नाम है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बताओ डाइल्यूट होगा कंसंट्रेटेड होगा? कंसंट्रेटेड। ये कंसंट्रेटेड आ गया। यहाँ आपने H2SO4 भी डालना है ताकि कंडेंस हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्यूमेज कितनी दफा आया ये देखें, बताइए। sp3 यस सर। सिंगल बॉन्ड sp3 सिंगल बॉन्ड sp3। बताओ ये सारे के सारे क्या होंगे? sp2। sp2। तो 6 sp2 हैं, 3 sp3 हैं। नेम द मैकेनिज्म ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट अल्केशन। जी बेटा मैकेनिज्म बताएं इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगला फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन फॉर्म द ये, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन फ्रॉम 2 ब्रोमोप्रोपेन। पता है क्या डालेंगे? AlBr3। सर वो FeBr3 लेंस सही है। वो भी सही है, FeBr3 भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन अगर आपने AlCl3 लिया तो वो सही नहीं होगा। चलिए जी अब आपसे कह रहा है इसका मैकेनिज्म भी बता दो, ठीक है। ये इस भिखारी पे ये अटैक करेगा। अब क्या होगा? इंटरमीडिएट बनेगा, देखें यूं। ओहो,
हाँ बेटा, अब क्या होगा? Carbocation intermediate. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अच्छा जी, आगे हम करेंगे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इस पर लगेगा ये ग्रुप, ठीक है। तो एक तो हम लगाएंगे ऐसे, एक हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस पर लग रहा है ये। अब ये आपकी मर्जी है, स्केलेटन बना लें या ऐसा बना लें, ठीक है। इसलिए कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ क्या, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं तो भी सही हो जाएगा, और अगर आप CH3 की फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। जी सर। अगर आप कहते नहीं सर मुझे CH की फॉर्म में लिखना है, तो भाई लिख लें CH की फॉर्म में, ये लें, ये भी सही है। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, H प्लस बाहर आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं फ्रेडल एंड क्राफ्ट बेंजीन बाय 1 ब्रोमो प्रोपेन आल्सो प्रोड्यूस क्यूमीन एज द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, CH3 CH2 प्लस कैटाइन form in the first step quickly arranges to form CH3 2CH cation. Suggest why this is the case. Explain your answer. इस वाले पार्ट को दोबारा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये रहा बेंजीन। सर इसमें हम स्टेबिलिटी का बताएंगे। हाँ देख लेते हैं, अभी तो सवाल ही समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है। ये देखें CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। अच्छा, इससे अगर करें हम तो आपको पता है ये जो ब्रोमीन है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कराता हूं, ठीक है। ये देखें, देखिए और से, ये पहला स्टेप है, इसमें आपने डाला AlBr3, बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, और बनेगा AlBr4 माइनस, ठीक है। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके पास चले जाएगा और सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो फर्स्ट डिग्री से क्या बन गया, सेकंड डिग्री। बताएं फर्स्ट डिग्री ज्यादा स्टेबल है सेकंड डिग्री? सर सेकंड डिग्री। ठीक है। अब क्या होगा जब ये इस भिखारी के साथ मिलेगा, बन गया क्यूबिन वापस। बोलो बेटा ऐसे ही होगा ना? जी सर। तो आप लिखेंगे, अच्छा उसने बता भी दिया, ये फर्स्ट डिग्री से सेकंड डिग्री बना है। तो आप लिखेंगे सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन, सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन
is more stable than first degree carbocation due to electron donating इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक अच्छी बात है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। आयशा, आपको मेरी आवाज समझ में आ रही बेटा? यस सर। ये भी हो गया। अब इसका सी पार्ट देखो, एक बार याद रख लेना, A2 केमिस्ट्री में आसान होता है, लेकिन अगर 9 सवाल हैं तो 2 छूट जाएंगे। अगर 2 छूट गए ना तो डेफिनेटली आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आएंगे, आउट ऑफ 80 आएंगे, आउट ऑफ 70 आएंगे, खुद ब खुद आपके नंबर कम आ जाएंगे। तो लिहाजा जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है भाई, सारे पार्ट करने जल्दी। यस सर। बताइए, डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। शाबाश। तो भाई प्रोडक्ट में क्या है, ये है 200, ये है 146। मैं जब भी एंट्रोपी करता हूँ मेरा दिल घबराता है, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट होती है जूल में और आंसर आता है किलो जूल में। बस ये ज़हन में रख लेना बेटा। बोला आंसर क्या आएगा? -137। -137 joules. Show that reaction 1 is feasible at 25. Feasibility delta G. So delta G is equal to डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। T डेल्टा S। ठीक है बेटा। तो डेल्टा H कितना दिया हुआ है इसने? -371। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 25। तो टेम्परेचर 25 प्लस 273, 298 केल्विन। 298 केल्विन मल्टीप्लाई बाय -137 डिवाइडेड बाय 1000। ये है खतरे वाली बात। अगर भूल गए 1 नंबर गया। बोलो बेटा, आप क्या आंसर आ रहा है? -330.17। 30.17 यानी 2 किलो जूल पर मोल। बताओ रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है? feasible। क्यों है बेटा? सर Because delta G is negative। देख रहे, क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते यार इसके। बताइए, ब्रोमीन डाला है, फिनोल एक जगह लगेगा, सब जगह लग जाएंगे? 3 जगह लगेगा। 3 जगह पे लग जाएंगे। बदतमीज आदमी 3 जगह पे लगाएगा ये। एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। State the condition for the bromination of phenol in reaction 2. Explain why these conditions are different from those of the bromination of benzene. भाई बहुत रिएक्टिव है ना वो, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बताए कंडीशन क्या होगी? CCl at room temperature and pressure and no catalyst। अच्छा बताए, CCl4 डालना है या पानी डालना है? water डालना है। एक्वियस लिखेंगे, एक्वियस। अच्छा, और क्या कह रहे हो? क्या चीज डाले हम? रूम टेम्परेचर no catalyst। अच्छा उसमें डालेंगे, बेंजीन में तो डालना पड़ेगा ना कैटलिस्ट? yes sir। नो कैटलिस्ट।
बताइए क्यों? सर जो हम CCl4 डालते हैं वो कैटलिस्ट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है? तो इसमें हम नो कैटलिस्ट जो लिख रहे हैं नहीं, नो कैटलिस्ट तो नहीं है। मैंने कहा है बेंजीन से क्या डिफरेंट है ना। बेंजीन में ब्रोमिनेशन में कैटलिस्ट डालना पड़ता है ना, AlCl3, AlBr3। इसमें नहीं जी डालना पड़ रहा। सही से। अच्छा ठीक है, क्योंकि फिनॉल। फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ना। सही हाँ, अली से बात समझ आ रही है बेटे? जी सर, सही में फिनॉल है सर। है ना? तो लिखेंगे फिनोल हैज OH एक्टिवेटिंग ग्रुप, which activates the ring, which activate the ring। बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। तो which activate the ring towards electrophilic substitution। तो इसमें हम ये सब बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो भी लोकलाइज हो जाता है, तो ये भी लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी लिख देंगे। lone pair of oxygen become the part of delocalized system of benzene ring, या खाली रिंग भी लिख सकते हैं। बेटे बात समझ आई? जी सर। जी सर। लेकिन बेंजीन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए अगला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Q इन फिगर 5.4। बना दिया आपने, Q ही बनाया है ना जी। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक रिएजेंट R। R क्या डालोगा बेटा? डाइएजोनियम क्लोराइड है ना बेटा? जी सर। ये भी सही है। अगर ये लिखते और यहां क्लोरीन लिखते तो भी सही है। रेचल 3 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? बिल्कुल आपने सही कहा, एसो ग्रुप। सर चेक करिए, अजाइड ग्रुप तो नहीं होता? अजाइड देखिए, चेक करिए अजाइड क्या चीज है? AZIDE। बेटा चेक करना अजाइड ग्रुप कौन सा होता है। सर 3 नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से। तो मैं एसो ग्रुप लिखूं अजाइड लिखूं, क्या कहना चाहिए? सर अजाइड में तो 3 नाइट्रोजन है। 3 नाइट्रोजन है तो एसो ग्रुप है, बिल्कुल सही है, एसो है। अजाइड में 3 नाइट्रोजन है तो कहानी खत्म हो गया, एसो ग्रुप सही। अब ये क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनोल विद HNO3 प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6NO2। ठीक है, तो बेटा एक 2 पे लग जाएगा, एक 4 पे लग जाएगा। क्या बच्चों वाली चीज है ना? जी यस सर। देखो बेटा, एक ये बनाया, इस पर ये OH है, फिनोल की बात हो रही है ना, ये रहा फिनोल। इस पे 2 नाइट्रो लगेगा, इस
पे 4 नाइट्रो लगेगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग N2,4 डायरेक्टर। 2 मार्क का क्वेश्चन, एक बनाने का और एक इसके लिखने का। सर वो जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप होता है उसका NS में लिखा होता है कि 3,5 मेटा डायरेक्टर, तो हम वो लिखे हैं। अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है तो वो तो डीएक्टिवेटिंग है, 3rd पोजीशन डायरेक्टर है। जी हम तो 3rd पोजीशन बोलते हैं, लेकिन MS का वो 3,5 मेटा डायरेक्टर पता नहीं क्या बोल रहा होता है। नहीं, मेटा तो नहीं है, मेटा तो गूगल में मिलेगा। मेटा ए लेवल में इस्तेमाल नहीं होता। ऑर्थो पैरा मेटा ना, ये अमेरिकन सिस्टम है, उसमें इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में इंटर में इस्तेमाल होता है। गूगल में मिलेगा आपको, एमटी कैट खोलेंगे उसमें मिलेगा। ऑर्थो पैरा आप याद रखिएगा, ओ मेरे मेरे पापा, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा कहलाता है, ठीक है। बल्कि ये इप्सो कहलाता है, इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा। ये एमडी कैट में ए लेवल में नहीं है, ठीक है। सही से। ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। भाई खत्म करो, भाई खत्म करो, खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है मैलिक एनहाइड्राइड इज एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेवरल पॉलीमर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस हुई है ना, और दोनों तरफ OH OH ग्रुप लग गया है, ठीक है। जी सर। अब ये कह रहे मैलिक एसिड रिएक्ट विद इथेन 1,2 डायोल टू फॉर्म कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है जी। और सेकंड दिस पॉलीमर शोइंग ओनली वन रिपीट। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये आपका आ रहा है पॉलीमर से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा। ये देखो, ये यहां से हमने कंपाउंड उठाया, ये आया मैलिक एसिड, ठीक है। अब आपने करना है इसका 1,2 डायोल के साथ, इथेन 1,2 डायोल के साथ। ये रहा इथेन, इधर भी OH है, इधर भी OH है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होगा और अल्कोहल का H होगा, ऐसे ही है ना बेटा। फिर ये किसी और के साथ जाएगा, ये OH किसी और के साथ जाएगा, तो क्या बनाएंगे आप, देखें। ये आ गए कार्बन, ये आ गया ऑक्सीजन, ये टू बी कंटिन्यूड, ये इसका आ गया OH, और अब क्या होगा, ये इसका O, ये इसका CH2, ये इसका CH2, ये इसका O। बोलो बेटा बात समझ आई कि नहीं आई है? यस सर। सहरा आपको बात समझ आ गई है? मोमल यस सर। ये देखो बेटा, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। ये C था, ये OOCH2, ये हिस्सा बना दिया हमने, ठीक है। तो बेटा ये यहां से आप ब्रैकेट बना लें, इधर यूं, यहां से ब्रैकेट बना लें, यहां लिख लें। आइडेंटिफाई सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन 2। बताएं क्या करें। अभी तो बच्चों वाला सवाल है। KMnO4 कोल डाला होगा, डायोल बनाया ना,
KMnO4 cold, Diluted. cold diluted. अच्छा, अब स्टेप 1 में देखें क्या हो रहा है। देखो बेटा, बोलो बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल है ना, अल्कोहल, अल्कोहल का H जा रहा है ना, जी। सर और ऊपर गौर से देखो, ऊपर का ऑक्सीजन जा रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है ना, सर वाटर एलिमिनेट होके दो चीजें जुड़ रही है ना, जी तो क्या ये कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हुआ? यस सर। बताइए, एक प्रोडक्ट बन रहा है ना या दो बन रहे हैं? एक। दो बन रहा है ना, पानी और ये, तो एडिशन जी एडिशन रिएक्शन तो नहीं होगा ये। बताएं, बायोइडेंटिटी लिगेंड की क्या डेफिनेशन है? दो लोन पेयर होते हैं और दो डेटिव प्लान्स बनाता है। लिगेंड which form two Two dative bond, which forms two dative bonds with metal ion. अच्छा जी, सर पार्ट 1 था, उसमें पानी कैसे एलिमिनेट हो रहा है? देखिए मैं आपको डार्क करके बता, एक ये हो गया, एक ये हाइड्रोजन गया, ये एक हाइड्रोजन गया, है ना पानी, सही से। ठीक है, यहां लिख लेंगे -H2O। अच्छा जी, अब आपसे कह रहा है कि कंप्लीट द 3 डायमेंशनल डायग्राम इन टू शो बोथ कॉपर U3। यू क्या चीज है भाई? अच्छा, ओ हो, आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसके ये बनाने इस तरह के 4, ठीक है जी। 3 डायमेंशनल गाय गलत हो जाएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ये बनाने की। ये बनाया हमने, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है यू को इससे बनाओ, यू, देखिए एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। अब आप क्या करें, मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, क्लॉकवाइज बनाना शुरू करें। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। तो ये खुद ब खुद ऑप्टिकल आइसोमर बन गए। आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया हाइड्रोजन NMR का, ये C13 NMR है। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं C8H8O3, आपसे कह रहे हैं बताओ, ऊपर कहीं X था, ठीक है, बताइए D2O में कितने पीक गायब हो गई? दो पीक गायब हो गई, तो इसका मतलब है डेफिनेटली दो अल्कोहल है, क्योंकि नाइट्रोजन तो है ही नहीं इधर, OH की पीक गायब हो गई। दो दो गायब हो गए ना, तो दो OH है। अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन X।
आपसे कह रहे हैं कार्बन के इन्वायरमेंट बताएं आप कितने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा खोलिए जरा डेटा बुकलेट और बताइए, ये लिखिए वैल्यू, ये आ रही है 60 के अराउंड, एक पीक 60 के अराउंड कहाँ आएगी देखें। अल्काइल नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डेफिनेटली C8H8 बेंजीन तो है ही है, ठीक है। देखिएगा गौर से बेटा, ये 6 कार्बन हो गए बेटा। यस सर। अभी भी 2 कार्बन बाकी हैं, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा अब आप गौर से देखिए 200 पे पीक आ रही है, 200 के अराउंड किसकी पीक आती है, कार्बोनाइल की, मे बी एल्डिहाइड मे बी कीटोन, इसी तरह की आ रही है ना 200 पे। तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। टोटल 3 ऑक्सीजन थे ना, अब एक और सर बाकी तो OH के हैं। बाकी सब ये OH के हैं। अब या तो ये बेंजीन के OH पे या बाहर हैं, इसको देखना पड़ेगा। एक कार्बन अभी भी बाकी है। यस सर। अच्छा अब ये 160 पे पीक आ रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें अल्कोहल की पीक नहीं आ रही होगी क्योंकि D2O में है ना ये। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन एनवायरमेंट प्रेजेंट इन X। बेटा तो गिनना कितनी पिक्स आ रही, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आना चाहिए इधर, नहीं सर आपने गिनी नहीं शायद। मैंने गिनी नहीं है। सर 8 है। 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड 8 है। 8, आई एम सॉरी बेटे, 5 4 5 6 7। मुझे तुम कितनी चालाक हो गई हो माशाल्लाह भाई, और मतलब समझदार हो गई हो। मुझे तुम्ही ने बताया ना बेटा सर पहले से ही थी। पहले से। चलो सही है। अच्छा एक्सप्लेन व्हाई X is dissolved in D2 before obtaining its proton NMR spectrum। बताए बेटा। It will eliminate, बिल्कुल सही, it will eliminate labile जी सर labile OH प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन। वाह 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 वाह, आइडोफॉर्म का टेस्ट भी दे रहा है, सही है। ये तो मसला ही हल कर दिया इसने, इसका मतलब है वो ये है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। सर जब ऊपर 8 पीक्स आ रही थी तो आपने आंसर में 7 क्यों लिखा? नहीं गलती से वो 8 हटाना भूल गया बेटा, 7 ये 8 है, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब ये बन गया, ठीक है। अब 2 OH बाकी हैं, है ना। अगर मैं एक OH लगाता हूं इधर, तो दूसरा कहां लगाऊंगा, इधर। बोलो बात सही है कि गलत है। ये CH3 बन रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है ना इसलिए। ओके सर। ये CH3 तो लिखा है मैंने। सर ये आपने OH एक को छोड़ के लिखा है, आप एक कार्बन पे छोड़ के उसको नहीं लिखा। अगर मैं इधर लगाता तो ये तो सिमेट्री हो जाती। नहीं तो जो OH के बराबर वाला उस पर क्यों नहीं लगाया? इस पे लगा दूं हाँ भले उस पे। और इसको हटा देता हूं, तो अब आप देखें 1 2 तीसरे नंबर पे, हाँ ये भी सही है। तो हम वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं बेटा।
मतलब बस सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। सिमेट्री 8 पीक्स होनी चाहिए। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लिखें मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन gives iodoform test, ठीक है। टू लेवाइल OH, 2 लेवाइल OH, because in D2O 2 peaks are reduced, 2 peaks are reduced। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? यस सर। तो मेरे ख्याल में पूरा हो गया है, मेरे ख्याल में अब ऐसे कुछ चीज रही नहीं है। आइए एक बार और देख लेते हैं। सर एक बात बताएं, इसमें आखिरी वाले में हम कुछ ये नहीं बताएंगे कि इस कार्बन NMR के ऊपर ये वैल्यू आ रही है इसलिए हमने इसको ये बोला। बेटा मैं इसीलिए यहाँ पहुंचा हूँ कि अगर कोई चीज फाइनल हो जाती है, क्योंकि टाइम है अभी, तो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 60 पे पीक आ रही है, ठीक है। अब वो 60 पे पीक किसकी आ रही होगी, वो देखते हैं किसकी आ रही है। नेक्स्ट टू कार्बोनाइल की, ठीक है। तो ये 60 दे रहा होगा, ठीक है, 60 ppm, ठीक है। कार्बोनाइल की कितने पे आती है, 200 पे। तो ये जो पीक आ रही है 220 पे, अच्छा बेंजीन नेक्स्ट टू ओ, बेंजीन की आ रही है 160 पे, है ना, 110 से 160 पे। लेकिन उससे पहले OH का निकाल लो, OH। अच्छा जी, 110 से 160। देखें ये 1 2 3 4 5 6, ये बेंजीन की आ गई है। ये C डबल बॉन्ड O CH3 की आ गई है, ये C डबल बॉन्ड O की आ गई है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है बेटा? जी सर। C डबल बॉन्ड O peak at 220 ppm, C डबल बॉन्ड O। सर ये सब पीक का लिखे हैं कि इसके ऊपर ये हम ग्राफ से देख के लिखे हैं टेबल से देख के? बेटा हमने दोनों मिलके लिखा है, ग्राफ से भी देख के लिख लिया, इधर से भी देख के लिख लिया। रेंज ग्राफ्स, वो रेंज टेबल से अगर आप चाहें तो रेंज लिख लें, बिटवीन 9, आप वो लिख लें, कितना था, 190 to 220 ppm। इसकी कितने पे आ रही है, 60 पे आ रही है ना, 60 ppm। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है?
यस सर। जी चलो सर। मेरा बच्चा भाग जाओ बेटा है, मैं अभी इसकी क्या? रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। जी बेटा बोले। सर आप बस वो ग्राफ दिखा देंगे NMR का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये ले, मैं ये अभी के अभी फाइल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके सर। ठीक है थैंक बेटा, यू सर। चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। आपको अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज थैंक बेटा। यू सर।